तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार और उच्चारण का जो मतलब स्वर के बारे में। आज हम पूरा डिटेल से स्वर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था कि उसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है, तो उन सभी चीजों की ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे कोई गलती ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो देखते हैं स्वर क्या है। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको स्टडी नोट्स और मटेरियल। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट और उनका सोल्यूशन, और साथ ही स्टडी मटेरियल के पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में। तो अभी जाके तुरंत ज्वाइन कीजिए और फिर क्लास देखते हैं क्या है कि आज स्वर यानी हम लोग पढ़ते हैं वॉवेल के बारे में। तो वॉवेल क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। वॉवेल जो होते हैं ये होते हैं कि इनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप में यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाए ना, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जानते ही हो, एग्जाम्पल क्या होते हैं ये। अच्छा, एक चीज और भी कि इनके जो भी हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो भी हम इनका उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं तो मुंह में से जो हवा निकलती है वो बिना रुकावट के बाहर आती है। यानी इनको बोलते समय बिल्कुल भी मुंह में कोई भी दिक्कत नहीं होती, यानी किसी भी तरह की हवा हमारे जुबान से या दांत से या मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट से टच नहीं होती है, यानी बिना रुके ही बाहर आती है। तो इसे हम बोलते हैं स्वर। ये जो होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा गया कि ये कितने होते हैं, तो ये याद रखिए कि ये संख्या में कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो यह अगर पेपर में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। और इनमें कौन कौन से हैं? इनमें है आ, ई और ई, फिर उ, फिर री, और उसके बाद ए, ओ और औ। इतनी सारी चीजें हैं, ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। और इनकी खास बात क्या है कि अगर बोल के देखो तो इनको बोलने में हवा रुकेगी नहीं, मुंह से हवा जो है वो बिना रुकावट के बाहर आएगी। आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 11 होते हैं। तो ये याद रखिए कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्वरों के भेद के बारे में कि काइंड्स ऑफ वॉवेल। तो स्वरों के जो भेद होते हैं बच्चा, वो होते हैं 3। ठीक है, स्वरों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्या आता है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो होता है प्लुत स्वर। तो ये 3 याद रखिएगा कि स्वर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या क्या होते हैं, ये ह्रस्व स्वर क्या है या दीर्घ स्वर क्या है। तो सबसे पहले जान लो कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये जो होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, ये संख्या में 4 होते हैं, यानी इनको बोलने में कम समय लगता है। कम समय में अ, ई, उ और री। ठीक है, बोलने का देखो आ, ई, उ, री। तो इनको बोलने, इस तरह के जो स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, फिर दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से कुछ ज्यादा समय लगे, यानी इनके हिसाब से दीर्घ स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर से बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनके बारे में अगर आता है ये कितने होते हैं, तो भाई ये संख्या में 7 होते हैं। कौन सा? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, तो ये याद रखना कि कितने होते हैं ये होते हैं 7। और इनकी खास बात क्या होती है कि ह्रस्व स्वर से बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं?
जिसमें दीर्घ स्वर जितना बोलने में समय लगता है ना, उससे ज्यादा समय अगर लगता है तो वो स्वर होते हैं प्लुस स्वर। ठीक है, तो प्लुस स्वर में क्या होता है, प्लुस स्वर में केवल होता है ओम। ठीक है, ओम। और इनमें देखो, इनमें इस तरह से ये सिंबल बना रहता है। ठीक है, ये कोई इसका मतलब ओम, अगर सुने होंगे, अगर घर में भी होता होगा तो देखते हो लोग इससे थोड़ा लंबा सा बोलते हैं ओम। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, दीर्घ स्वर जिनको ह्रस्व से ज्यादा समय लगे बोलने में, और प्लुस स्वर जिनमें दीर्घ से ज्यादा बोलने में समय लगे, उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। तो समझ में आ गया, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर प्लुस स्वर, इसमें केवल एक आएगा, ओम। ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं स्वरों का प्रयोग। स्वरों के प्रयोग में देखो, यूज ऑफ वॉवेल्स, इसमें क्या है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब केवल पहले तो समझ लेते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। तो इनका यूज जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है स्वतंत्र रूप में और एक होता है व्यंजन के साथ। 2 तरह का क्या क्या है, एक होता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से, और दूसरा होता है व्यंजन के साथ। अब इनके बारे में समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, व्यंजन के साथ। अब देखो स्वतंत्र रूप में कैसे होता है। जैसे स्वतंत्र रूप में अगर हमें कहना हो आइए, क्या कहना हो, आइए, तो आ, ई, ए, आइए। अब इसमें देखो, इसमें जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, स्वर हैं। ऐसे हम बोलते हैं आओ, तो आओ जो बोला हमने, इसमें क्या है कि सारे के सारे क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, दोनों स्वर हैं। फिर अगर आ गया आए, ठीक है, आए, अगर हम लिखते हैं आए, तो इस तरह इसमें भी देखो दोनों स्वर हैं। तो इस तरह की जो अब ये इस तरह के जो भी शब्द बनना, ये स्वतंत्र रूप से कहलाते हैं। उसके बाद व्यंजन के साथ मिलकर जैसे होता है, जैसे इनमें क्या क्या होता है व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे जाओ। ठीक है, तो देखो इसमें एक व्यंजन हुआ, एक स्वर हुआ, जा, ओ। ठीक है, और इसी तरह से अगर होता है पाओ, तो पा व्यंजन है और ओ स्वर है, पाओ। उसी तरह से खाओ या खाई, जो भी बोलना चाहो, तो दोनों शब्द हैं, खा तो स्वर हो गया और ई व्यंजन, खा जो है वो व्यंजन हो गया और ई स्वर हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, इनको बोलते हैं व्यंजन के साथ इनका स्वरों का प्रयोग। ठीक है ना। तो इस तरह से इनके 2 तरह के प्रयोग होते हैं। तो यानी जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो जो स्वरों का आकार होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम चिन्ह या मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह या मात्रा। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये चिन्ह या मात्रा क्या होते हैं। देखो, जैसे इनमें मात्रा में पढ़ोगे ना, स्वरों की मात्रा में उनका व्यंजन के साथ सहयोग, यानी मोरल्स ऑफ वोवेल्स एंड देयर कॉम्बिनेशन विद कॉन्सोनेंट्स। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कोई भी चीज अगर हम मिलाए, जैसे मान लो कि छोटा आ है। देखो एक चीज समझो कि अगर मान लो अ, यानी जिसको छोटा आ बोलते हो, अगर ये आया छोटा आ, तो इनका अगर हमें यूज करना हो तो इनकी क्या कोई मात्रा होती है, इनकी कोई मात्रा, तो इनकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मान लो हमको 2 शब्द मिलाने हैं, प और रा, तो पर, तो इसमें देखो, इसमें आ पहले से ही लगा हुआ है। कैसे हम करते हैं, जैसे ये हो गया अधपा प्लस आ प्लस अधरा प्लस आ, ये बात आई समझ में। तो इस तरह देखो, तो इसमें जब ये मिलते हैं ना, तो ये इनका विलोप हो जाता है या दूसरी तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा अगला समझो, जैसे मान लो ये दिया गया बड़ा आ, तो बड़ा की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो इसी में बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा पार। ठीक, और इनका अगर हम विच्छेद करें तो ये क्या बनता है, प प्लस बड़ा आ प्लस र प्लस आ। ये बात आ रही समझ में। तो इस तरह से कोई भी शब्द समझो ना, तो ये इसी तरह से बनेंगे। ठीक है ना, आ, फिर इनमें मात्रा ये होगी और ये आ की मात्रा। तो इसी तरह से अगर हम छोटी ई करें तो छोटी ई की मात्रा क्या होती है भाई, छोटी ई की मात्रा होती है इधर की ऐसे करके, और इधर की तरफ छोटी की मात्रा लग जाती है। जैसे अगर मान लो हमको लिखना है पिता, तो पा लिखेंगे, फिर इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे तो आ लिखेंगे। तो इसमें देखो, इसमें छोटी ई मिली हुई है, क्या हो जाएगा, प ई त फिर आ। ठीक है ना। अब देखो, जब ये दोनों मिलते हैं ना, स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं
तो इनका चिन्ह मतलब ये जो स्वरूप होता है वो छोटा हो जाता है, या फिर हम इन्हें एक खास चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये चिन्ह है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा। ठीक है ना। तो सबका हम देख लेते हैं। अब ये ई हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ई हो गया। अब मान लो यहां पर ई होता है यानी बड़ी, तो बड़ी की मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा जो होती है वो ऐसे लगती है। ठीक है ना, ऐसे ही लगती है ना, जैसे लगता है। अगर मान लो लिखना हो पीकर तो हम ऐसे लिखेंगे ना, पी कर, पीकर। अब इसको अगर हमें अलग करना हो, इनका विच्छेद करना हो, तो हम क्या लिखेंगे, पा। और ये हलंत जरूर लगाते रहो, इसका मतलब ये छोटा है ना, तो आधा हो गया तो पा। फिर इसमें लगाओगे बड़ी ई, फिर ये हो गया का, फिर आ, फिर र, फिर ये हो गया आ, तो ये हो गया पीकर। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखो, अगर मान लो छोटा ऊ होता, छोटा ऊ, तो इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये होती है ऊ की मात्रा। ठीक है, फिर ऊ की मात्रा देखो क्या होता है, ऊ की मात्रा। तो अगर हमें ऊ की मात्रा, तो ये ऊ की मात्रा होती है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर री की मात्रा देखो, री, तो री की मात्रा क्या होती है भाई, री की मात्रा होती है, अगर हमें नीचे की तरफ जैसे कोई भी मात्रा दी तो उसमें ऐसे लगा देना है। बता देते हैं चलो। छोटा ऊ का अगर एग्जांपल देखो, तो छोटा ऊ का एग्जांपल हो जाएगा पुल। ठीक है ना, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें पा है, और उसके बाद उसमें लगा हुआ है ऊ। ठीक, और उसके बाद ला है, फिर उसमें लगा है आ, तो ये हो गया। तो इन सबका देखो, ये और ये जो आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक खास तरह की चिन्ह बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रा। इसी तरह से देख लो, ये हो गया पूना। ठीक है ना, पूना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया पा, फिर ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है ना, फिर न, और उसके बाद आ, तो ये हो गया पूना। ठीक है, फिर री की मत देखना है, तो री में कोई भी मात्रा, जैसे मान लो बनाना हो पृथक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पा, फिर उसमें री आ गया। ठीक है, फिर प्लस था, फिर आ, फिर का, और उसके बाद आ। सब में हलंत रहेगा, तभी वो मिलके पूरे अक्षर बनेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना, री। उसके बाद क्या बचा, ए। तो अगर हमें ए से बनाना हो, तो ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा ये होती है। जैसे अगर हमें कहना हो पेट, तो हम क्या लिखेंगे, पेट। तो इनमें क्या क्या शब्द है, पा है, फिर ए है, फिर ट है, फिर आ है, तो ये हो गया पेट। ठीक है, उसके बाद आए, ऐसे ही आता है। तो इसकी क्या होती है, जब यह मात्रा लगती है तो दो मात्रा लग जाती है। ठीक है ना, दो मात्रा लग जाती है। जैसे अगर हमें कहना हो पैसा, पैसा, तो पैसा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पा। ठीक है, फिर हलंत लगा लेना, तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा। फिर ए, फिर सा, और उसके बाद बड़ा की मात्रा तो बड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये केवल हमको सीखना पैसा। उसके बाद अगर हम देख लें ओ, ठीक है, ओ देख लो, ओ में क्या होगा, ओ की मात्रा, जैसे मात्रा है वैसे ही इसकी मात्रा लग जाएगी, ऐसे ओ की मात्रा। जैसे अगर हमें कहना हो तोता, देख रहे हो ना, तोता, तो ये जो ओ लगा है किसमें, ता में ओ, तभी तो बना तो जब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि केवल हमें मात्राओं को मतलब एक चिन्ह के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, उन्हें हम जो भी होगा, जो भी स्वर होगा, उन्हें में एक चिन्ह के रूप में प्रयोग करना, जिसे हम कहते हैं मात्रा। फिर क्या आता है, औ। ठीक है, औ, और औ का क्या होता है, औ का हो जाता है निशान, ये हो जाता है औ का निशान। ठीक है ना। अब जैसे इसमें हमें एग्जाम्पल देखना हो, तो इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे पौधा, क्या होता है, पौधा, तो पौधा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पा प्लस औ, उसके बाद प्लस ध, और आ की मात्रा है तो बड़ा, तो ये बड़ा हो गया, तो हो गया पौधा। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीजें हमको केवल ये समझनी थी। तो यहां पर क्या क्या हो गया हमारा स्वरों के प्रयोग में। तो इसमें हमने अब सीख लिया कि अगर स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उनके साथ एक खास तरह की चिन्ह का प्रयोग होता है, जिन्हें कहा जाता है मात्रा। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि स्वरों का अगर हमें वर्गीकरण करना हो, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों कि स्वरों का जो उच्चारण होता है,
ये हम इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे कि स्वरों के उच्चारण में मुख का कौन सा भाग यूज होता है, ठीक है, मुख का मतलब मुख का कौन सा पार्ट यूज करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्वरों के उच्चारण के आधार पर इनका हम वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं कि मात्रा के आधार पर क्या होता है। देखो, दो चीजें हमको यहां पर सीखनी है, ठीक है। एक तो हो जाएगा हमारा मात्रा के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा जीभ के आधार पर, और तीसरा हो जाता है नाक के आधार पर। तो सबसे पहले तो देखो मात्रा के आधार पर क्या होगा, पहली चीज समझ लो कि पहला देखो ये हो जाएगा मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर हम क्या करेंगे कि अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ना कि मात्रा के आधार पर कि दो तरह की चीजें पढ़ेंगे, एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ लेते हैं, इनको हम दो तरीके से कर लेते हैं, और दोनों की चीजों के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ह्रस्व क्या होते हैं और दीर्घ क्या होते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, ठीक है, यही तो होता है, यही तो बताया था। यानी इसमें हम दो तरह की चीजें पढ़ लेते हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये तो मात्रा के आधार पे हो गया, ठीक है। और जो प्लस स्वर है वो तो हमको नहीं लगता किसी के साथ यूज होगा, ठीक है, तो उसके बारे में उतना ज्यादा टेंशन नहीं लो कि हो सकता है कि पेपर में आ जाए प्लस स्वर क्या है, तो उसमें बता देना कि प्लस स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर से, जिनको दीर्घ स्वर से बोलने में ज्यादा समय लगता है वो प्लस स्वर होते हैं। बाकी मात्रा के आधार पर दो ही हमको पढ़ने हैं, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि इनमें कम समय लगेगा, ठीक है, कम समय लगेगा, और दीर्घ स्वर में क्या होगा, इनमें अधिक समय लगेगा। बस इतना खाली याद रखना, ठीक है ना, कि कम समय लगेगा और अधिक समय लगेगा। अब ये तो हम पहले ही बता दिए कि उसमें दीर्घ ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है। ह्रस्व में क्या पढ़ा कि उसमें जो जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ ऐसे हम बोलते हैं ना, अ ई उ री, तो ये ह्रस्व हो गए। और दीर्घ में क्या हो जाएगा, आ ई उ ए आए ओ औ, ठीक है, तो ये हो गया। चलो फिर आगे हम देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो पॉइंट आता है कि जीभ के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो जीभ के भाग के आधार पर होता है, लिख देता हूं, ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर। अब इसके बारे में अगर देखो तो इसमें तीन होते हैं, ठीक है, इसमें मतलब तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। और वो पार्ट क्या क्या है, वो पार्ट है, पहला तो हो गया जीभ का जो अग्रभाग होता है, वो जीभ का आगे वाला भाग, ठीक, अग्रभाग के आधार पर। तो अग्रभाग जो होता है इसमें क्या होता है कि इनका उच्चारण जो होता है जीभ के आगे वाले भाग से होता है। और इनमें क्या आता है, इनमें आता है ई ए और ए, ये आगे वाले भाग से यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मध्य भाग से, यानी जीभ के बीच वाले हिस्से से। तो मध्य भाग में केवल गया था अ, केवल एक है, ठीक है, आ। देखो क्या है कि अग्रभाग से जो यूज होता है, ठीक है, उनमें क्या उनका उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है। इनमें आते हैं ई ए और ए। और मध्य भाग में इसमें जो होता है जीभ के बीच वाले भाग से जो जिन शब्दों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य भाग से, मतलब उनको बोलते हैं मध्य भाग वाला स्वर। तो ये होता है आ, ठीक है, आ नहीं आ। उसके बाद आता है तीसरी चीज आती है पश्च भाग। तो पश्च भाग में क्या होता है कि इन स्वरों का जो उच्चारण होता है वो जीभ के पिछले हिस्से से होता है। इनमें क्या क्या था बोल के देख लेना। इनमें आएगा आ, ठीक है, उसके बाद आएगा ऊ, फिर ऊ और ऊ, फिर ओ, आओ, और आते हैं आ, ठीक है, आ। अब ये आ क्या है इसके बारे में आगे बताऊंगा कि आ क्या है। फिर तीसरी चीज जो आती है वो तीसरी चीज है कि नाक और मुख से हवा निकलने पर। देखो तीसरा जो कैटेगरी बांटा गया उसको बांटा गया कि नाक और मुख से हवा, मुख मतलब मुंह हो गया ना, मुख से हवा निकलने के आधार पर। अब इसका क्या मतलब है भैया कि मुख से हवा निकलने के आधार पर, मतलब इसमें होता ना दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, दो तरह के स्वर होते हैं। अभी देखोगे तो इनको समझ में आएगा कि हाँ क्या मतलब है इनका। तो इनमें पहला तो होता है, दो तरह की इसमें चीजें बनती हैं। एक तो होता है निर्नुनासिक, ठीक है, निर्नुनासिक, ये हो गया पहला निर्नुनासिक, ठीक है।
और दूसरी चीज जो आती है वो आती है अनुनासिक। क्या आता है? अनुनासिक। दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या होता है निर्नुनासिक? ये क्या होते हैं? मतलब इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलेगी, केवल मुख से बाहर निकलेगी। जैसे आ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अ, उसके बाद आती ई, फिर ई, ए, ऐ, ओ, औ और आ। ये क्या है? आ। ठीक है। तो इनको बोलते हैं निरनुनासिक। मतलब इनको बोलने में, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये स्वर होते हैं, इनको बोलने में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी। फिर बात कर लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक मतलब इन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हवा होती है ना, वो नाक और मुख दोनों से बाहर निकलेगा। क्या होगा? नाक और मुख दोनों से बाहर निकलेगा। जिसमें आता है अंग। क्या आता है? अंग। फिर आ, जैसे आंख बोलते हो तो आंख बोलने में देखो मुंह से भी और नाक दोनों से भी ना। ई, फिर ऊ, फिर ए, ओ और औ। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जब इसको बोलते हो ना तो इसमें नाक और मुंह दोनों का यूज होगा। ठीक है। नाक से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी हवा निकलेगी। तो इस तरह के जो स्वर होते हैं उनको बोलते हैं अनुनासिक। और जिनको बोलने में केवल मुंह से हवा बाहर आए उन्हें बोलते हैं निरनुनासिक। यानी अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ और आ। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो चलो इतना पढ़ लेते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो चलो अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, समझ में आई है? समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।